वरदा सुंदरी जब तब ब्रह्म समाज की अपनी सहेलियों को निमंत्रण देने लगी। बीच बीच में उनकी सभा छत पर ही जुटती। हरि मोहिनी अपनी स्वाभाविक देहाती सरलता से स्त्रियों की आवभगत करती, लेकिन यह भी उनसे छिपा न रहता कि वे सब उनकी अवज्ञा करती है। यहाँ तक कि उनके सामने ही वरदा सुंदरी हिंदुओं के सामाजिक आचार व्यवहार के बारे में तीखी आलोचना शुरू कर देती और उनकी सहेलियाँ भी विशेष रूप से हरि मोहिनी को निशाना बनाकर उसमें योग देती। मौसी के पास रहकर सुचरिता चुपचाप यह आक्रमण सह लेती, बल्कि हट करके वह यह दिखाने की कोशिश करती कि वह भी अपनी मौसी के पक्ष में है। जिस दिन कुछ खाने पीने का आयोजन होता, उस दिन बुलाए जाने पर सुचरिता कहती, मैं नहीं खाती। यह क्या बात है, हम लोगों के साथ बैठकर नहीं खाओगी तुम? नहीं। वरदा सुंदरी कहती, सुचरिता आजकल महा हिंदू हो गई है, यह शायद तुम्हें नहीं मालूम। वह तो हमारा छुआ भी नहीं खाती। घबराकर हरि मोहिनी कहती, राधा रानी बेटी जाओ, तुम जाओ, खाओ बेटी। गुट के लोगों में उन्हीं के कारण सुचरिता की ऐसी बदनामी होती है। इससे उन्हें बहुत दुख होता था, लेकिन सुचरिता अटल रहती। एक दिन किसी ब्रह्म समाज की लड़की ने कौतूहलवश जूता पहने हुए हरि मोहिनी के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, पर सुचरिता ने रास्ता रोककर खड़े होते हुए कहा, इस कमरे में मत जाओ। क्यों? उस कमरे में ठाकुर है। ठाकुर है? तो तुम रोज ठाकुर पूजा करती हो? हरि मोहिनी ने कहा, हाँ बेटी, पूजा तो करती ही हूँ, ठाकुर पर विश्वास है। मुझ हतभागिनी में विश्वास कहाँ? विश्वास होता तो तर न जाती। ललिता भी उस दिन उपस्थित थी। तैस में आकर प्रश्न करने वाली लड़की से पूछ उठी, तुम जिसकी उपासना करती हो, क्या उस पर विश्वास करती हो? वाह, विश्वास नहीं करती तो क्या? जोर से सिर हिलाकर ललिता ने कहा, विश्वास तो करती ही नहीं, यह भी नहीं जानती कि विश्वास नहीं करती। आचार व्यवहार के मामले में सुचरिता अपने समाज के लोगों से अलग ना हो, हरि मोहिनी इसका बड़ा ध्यान रखती, लेकिन सफलता उन्हें किसी तरह न मिली। अब तक भीतर ही भीतर हारान बाबू और वरदा सुंदरी में एक विरोध का भाव रहता आया था, लेकिन इन घटनाओं से दोनों का अच्छा मेल हो गया। वरदा सुंदरी ने कहा, कोई कुछ भी ना कहे, किंतु ब्रह्म समाज के आदर्श को शुद्ध रखने की ओर अगर किसी की नज़र है तो पानू बाबू की। हारान बाबू ने भी सबके सामने अपना यह विचार प्रकट किया कि ब्रह्म परिवार को सब तरह निष्कलंक रखने के लिए वरदा सुंदरी की एकल दर्द भरी सजगता ब्रह्म गृहिणी मात्र के लिए एक उत्तम उदाहरण है। उनकी इस प्रशंसा में परेश बाबू पर एक कटाक्ष भी था। एक दिन हारान बाबू ने परेश बाबू के सामने ही सुचरिता से कहा, मैंने सुना है कि आजकल तुमने ठाकुर जी का प्रसाद खाना शुरू कर दिया है। सुचरिता का चेहरा लाल हो आया, लेकिन वह ऐसे ढंग से मेज पर रखे हुए कलमदान में कलम सजाकर रखने लगी जैसे उसने यह बात सुनी ही ना हो। एक करुणा भरी नज़र से परेश बाबू ने उनकी ओर देखकर हारान बाबू से कहा, पानू बाबू, जो कुछ हम लोग खाते हैं सभी ठाकुर का प्रसाद है। हारान बाबू बोले, लेकिन सुचरिता तो हमारे ठाकुर का परित्याग करने की कोशिश कर रही है। परेश बाबू ने कहा, ऐसा भी यदि संभव हो तब उसके बारे में विवाद खड़ा करने से क्या प्रतिकार होगा। हारान बाबू ने कहा, जो बाढ़ में बहा जा रहा हो, क्या उसे किनारे पर लगाने की कोशिश ना की जाए। परेश बाबू ने कहा, सब मिलकर उसके सिर पर ढेले फेंकने लगे, इसे किनारे लगाने की कोशिश नहीं कहा जा सकता। पानू बाबू, आप निश्चिंत रहिए, सुचरिता को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। वह अगर पानी में ही गिरी होती तो आप सब लोगों से पहले ही जान जाता और उदासीन भी ना रहता। हारान बाबू, सुचरिता तो यही मौजूद है, उनसे ही आप पूछ लीजिए ना। सुनता हूँ हर किसी का छुआ वे नहीं खाती, यह बात क्या झूठ है? कलमदान पर अनावश्यक मनोयोग छोड़कर सुचरिता ने कहा, बाबा तो जानते हैं मैं हर किसी का छुआ नहीं खाती, मेरे इस आचरण को वे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इतना ही बहुत है। आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप सब मेरी चाहे जितनी निंदा कर लीजिए, बाबा को क्यों तंग करते हैं? वे आप लोगों का जितना कुछ क्षमा कर देते हैं, यह क्या आप जानते हैं? यह क्या उसी का प्रतिफल है? हारान बाबू अचंभे में आ गए, सोचने लगे सुचरिता भी आजकल जवाब देना सीख गई है। स्वभाव से परेश बाबू शांतिप्रिय थे, अपने या दूसरों के संबंध में अधिक चर्चा उन्हें पसंद नहीं थी।
अभी तक उन्होंने ब्रह्म समाज में किसी तरह का कोई प्रधान पद स्वीकार नहीं किया। अपने को किसी तरह सामने ना लाकर एकांत में ही जीवन यापन करते रहे। हारान बाबू परेश बाबू की इस प्रवृत्ति को उत्साहहीनता और उदासीनता समझते रहे हैं और इसके लिए परेश बाबू की निंदा भी करते रहे हैं। जवाब में परेश बाबू ने इतना ही कहा है, ईश्वर ने सचल और अचल दो प्रकार के पदार्थ रचे हैं। मैं बिल्कुल अचल हूँ। मुझ जैसे आदमी से जो काम लिया जा सकता है वह ईश्वर पूरा कर लेंगे और जो संभव नहीं है उसकी चिंता से क्या फ़ायदा। मेरी उम्र अब काफ़ी हो गई है। मुझ में किस काम का सामर्थ्य है और किसका नहीं, इसका फैसला हो चुका है। अब ढेल ढाल कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश बेकार है। हारान बाबू की धारणा थी कि शिथिल हृदय में भी उत्साह का संचार कर सकते हैं। जड़मती को भी रास्ते पर लगा देने और पथभ्रष्ट जीवन को अनुताप से विगलित कर देने की उसमें सहज क्षमता है। उनका विश्वास था कि उनकी शुभ इच्छा इतनी एकाग्र और बलवान है कि कोई उसके विरुद्ध अधिक नहीं टिक सकता। उन्हें यकीन था कि उनके समाज के लोगों के व्यक्तिगत चरित्र में जो सभी अच्छे परिवर्तन हुए हैं, किसी न किसी तरह वे स्वयं उसके मुख्य कारण रहे हैं। उन्हें इसमें कोई संदेह न था कि भीतर ही भीतर उनका अलक्षित प्रभाव भी पूरा काम करता रहता है। अभी तक उनके सामने जब भी किसी ने सुचरिता की विशेष प्रशंसा की है, उन्होंने उसे कुछ ऐसे भाव से ग्रहण किया है जैसे वह उन्हीं की प्रशंसा हो। उनकी इच्छा रही है कि उपदेश, दृष्टांत और संगति के प्रभाव से सुचरिता के चरित्र को वे ऐसा गठित कर देंगे कि इसी सुचरिता के जीवन के द्वारा लोक समाज में उनका आश्चर्यजनक प्रभाव प्रमाणित हो जाएगा। उसी सुचरिता के इस शोचनीय पतन से स्वयं अपनी क्षमता के बारे में उनका गर्व जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि इसका सारा दोष उन्होंने परेश बाबू के सिर मढ़ दिया। परेश बाबू की प्रशंसा लोग बराबर करते आए हैं, लेकिन हारान बाबू ने कभी उसमें योग नहीं दिया। इसमें भी उन्होंने कैसी दूरदर्शिता का परिचय दिया है, यह अब सब पर खुलासा हो जाएगा, इसकी भी उन्हें आशा थी। हारान बाबू जैसे लोग और कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिन्हें वे विशेष रूप से हित के मार्ग पर चलाना चाहते हो, वे ही अपनी बुद्धि के अनुसार स्वतंत्र मार्ग का अवलंबन करें। इस अपराध को वे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकते। सहज ही उन्हें छोड़ देना भी उनके लिए असंभव होता है। जितना ही वे देखते हैं कि उपदेश का कुछ फल नहीं हो रहा है, उतना ही उनकी हठ बढ़ती जाती है और वे लगातार आक्रमण करते जाते हैं। जैसे अब तक चाबी ना खत्म हो जाए तब तक मशीन नहीं रुकती, वैसे ही वे भी किसी तरह अपने को नहीं संभाल सकते। जो कान उनसे विमुख है, उनमें एक ही बात को 1000 बार दोहराकर भी वे हार मानना नहीं चाहते। इससे सुचरिता को बड़ा कष्ट होता, अपने लिए नहीं, परेश बाबू के लिए। सारे ब्रह्म समाज में परेश बाबू टीका टिप्पणी के विषय हो गए हैं। इस अशांति को कैसे दूर किया जा सकता है? दूसरी ओर सुचरिता की मौसी भी प्रतिदिन समझती जा रही थी कि वे जितना ही झुककर अपने को बचा रखने की कोशिश करती है, उतना ही इस परिवार के लिए और भी समस्या बनती जाती है। इससे लेकर मौसी की लज्जा और संकोच सुचरिता को बेचैन किए रहते हैं। इस संकट में कैसे छुटकारा हो, यह सुचरिता किसी तरह सोच नहीं पाती। इधर शीघ्र ही सुचरिता का विवाह कर डालने के लिए वरदा सुंदरी परेश बाबू पर बहुत दबाव डालने लगी। उन्होंने कहा, सुचरिता की जिम्मेदारी अब हम लोग और नहीं उठा सकते, क्योंकि वह मनमाने ढंग से चलने लगी है। उसके विवाह में यदि अभी देर हो तो बाकी लड़कियों को लेकर मैं कहीं और चली जाऊंगी। सुचरिता का अद्भुत उदाहरण लड़कियों के लिए बहुत ही कुप्रभावी सिद्ध होगा। तुम देखना, इसके लिए आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। ललिता पहले ऐसी नहीं थी, अब तो जो उसके मन में आता है कर बैठती है, किसी की नहीं सुनती। सोचो उसकी जड़ में क्या है। उस दिन जो करनी वह कर बैठी, उसके लिए मैं शर्म से मरी जा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसमें सुचरिता का कोई हाथ नहीं था? तुम हमेशा सुचरिता को ही अधिक चाहते रहे हो, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और ऐसा नहीं चलेगा, यह मैं स्पष्ट कह देती हूँ। सुचरिता के लिए तो नहीं, किंतु पारिवारिक अशांति के कारण परेश बाबू चिंतित हो उठे। वरदा सुंदरी जिस बात को पकड़ लेगी, उसे पूरा करने की कोई कोशिश बाकी न रखेगी, और जितना ही देखेगी कि आंदोलन से कोई नतीजा नहीं निकलता है, उतना ही और आहट पकड़ती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं था।
सुचरिता का विवाह किसी तरह जल्दी हो सके तो वर्तमान अवस्था में सुचरिता के लिए भी वह शांतिदायक हो सकता है, इसमें भी संदेह नहीं। उन्होंने वरदा सुंदरी से कहा, अगर पावनू बाबू सुचरिता को राजी कर सके तो विवाह के बारे में कोई आपत्ति नहीं करूँगा। वरदा सुंदरी ने कहा, और कितनी बार उसे राजी करना होगा, तुम तो हद करते हो, और इतनी खुशामद भी किस लिए? मैं पूछती हूँ, पानी बाबू जैसा वर तुम्हें और मिलेगा कहाँ? चाहे तुम गुस्सा ही करो, लेकिन सच बात यही है कि सुचरिता पानू बाबू के योग्य नहीं है। परेश बाबू बोले, सुचरिता के मन का भाव पानू बाबू के प्रति कैसा है यह मैं ठीक नहीं समझ सका, इसलिए जब तक वे लोग आपस में ही बात साफ ना कर ले तब तक मैं इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। वरदा सुंदरी ने कहा, नहीं समझ सके? इतने दिन बाद आखिर स्वीकार करना ही पड़ा। उस लड़की को समझना आसान नहीं है, वह बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और। वरदा सुंदरी ने हारान बाबू को बुला भेजा। अखबार में उस दिन ब्रह्म समाज की वर्तमान दुर्गति की आलोचना छपी थी। उसी में परेश बाबू के परिवार की ओर से ऐसा इशारा किया गया था कि कोई नाम न रहने पर भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आक्रमण किस पर किया गया है। लिखने के ढंग से यह भी अनुमान करना भी मुश्किल न था कि उसका लेखक कौन है। एक बार उसे सरसरी नज़र से देखकर सुचरिता उस अखबार के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसे इतना क्रोध आ रहा था मानो फाड़ते फाड़ते अखबार की चिंदियों को जब तक कणों में परिणत न कर लेगी तब तक रुकेगी नहीं। उसी समय हारान बाबू आकर एक कुर्सी खींचते हुए सुचरिता के पास बैठ गए। एक बार चेहरा उठाकर भी सुचरिता ने नहीं देखा। जैसे अखबार फाड़ रही थी वैसे ही फाड़ती रही। हारान बाबू बोले, सुचरिता आज एक गंभीर बात करनी है, मेरी बात जरा ध्यान से सुननी होगी। सुचरिता कागज फाड़ती रही। हाथों में जब और टुकड़े करना संभव हो गया तब कैंची निकालकर उससे और टुकड़े करने लगी। ठीक इसी समय ललिता ने कमरे में प्रवेश किया। हारान बाबू ने कहा, ललिता, मुझे सुचरिता से कुछ बात करनी है। ललिता कमरे से जाने लगी तो सुचरिता ने उसका आंचल पकड़ लिया। ललिता ने कहा, पानू बाबू को तुमसे कुछ बात जो करनी है। कोई जवाब दिए बिना सुचरिता ललिता का आंचल पकड़े रही। इस पर ललिता सुचरिता के आसन के कोने पर बैठ गई। हारान बाबू किसी भी बाधा से दबने वाले शख्स नहीं है। उन्होंने और भूमिका बांधे बिना सीधे ही बात छेड़ दी। बोले, विवाह में और देर करना मैं उचित नहीं समझता। परेश बाबू से मैंने कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सम्मति मिलते ही और कोई बाधा ना रहेगी। मैंने तय किया है कि इस रविवार से अगले रविवार को ही। उन्हें बात पूरी न करने देकर सुचरिता ने कहा, नहीं। सुचरिता के मुंह से यह अत्यंत संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट और उद्दंड नहीं सुनकर हारान बाबू चौंक गए। वे सुचरिता को अत्यंत आज्ञाकारिणी ही जानते आए थे। वह अपनी एकमात्र नहीं के बांध से उनके प्रस्ताव को आधे रास्ते में ही बेद कर ध्वस्त कर देगी, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने रुखाई से पूछा, नहीं नहीं माने क्या? तुम और देर करना चाहती हो? सुचरिता ने कहा, नहीं। विस्मित होकर हारान बाबू ने कहा, तो फिर? सिर झुकाकर सुचरिता ने कहा, विवाह में मेरी सम्मति नहीं है। हारान बाबू ने स्तब्ध होकर पूछा, सम्मति नहीं, इसका अर्थ? व्यंग्यपूर्वक ललिता ने कहा, पानू बाबू, आज आप बांग्ला भाषा भूल गए क्या? एक कठोर दृष्टि से हारान बाबू ने ललिता को चुप करना चाहते हुए कहा, मातृभाषा भूल गया हूँ, यह बात स्वीकार करना उतना कठिन नहीं है जितना यह स्वीकार करना कि जिस व्यक्ति की बात पर हमेशा विश्वास करता आया हूँ उसे मैंने गलत समझा। ललिता ने कहा, व्यक्ति को समझने में समय लगता है, शायद यह बात आपके बारे में भी कही जा सकती है। हारान बाबू बोले, मेरी बात या राय या व्यवहार में शुरू से ही कोई भेद नहीं रहा है। कभी मैंने किसी को गलत समझने का कोई अवसर नहीं दिया। यह बात मैं जोर देकर कह सकता हूँ। सुचरिता ही कहे कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ललिता फिर कुछ जवाब देने जा रही थी कि उसे रोकते हुए सुचरिता ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपको मैं कोई दोष नहीं देती। हारान बाबू ने कहा, अगर दोष नहीं देती तो फिर मेरे साथ ऐसी ज्यादती क्यों करती है? दृढ़ स्वर में सुचरिता ने कहा, अगर आप इसे ज्यादती कहते हैं तो मेरी ज्यादती ही है, लेकिन तभी बाहर से पुकार आई, दीदी आप कमरे में हैं? सुचरिता ने चहक कर जल्दी से उठते हुए कहा, आइए विनय बाबू आइए। आप भूल रही हैं दीदी, विनय बाबू नहीं आए हैं, निरा विनय आया है।
मुझे मान देकर शर्मिंदा न करें। यह कहते हुए विनय ने कमरे में प्रवेश करते हुए हारान बाबू को देखा। हारान बाबू के चेहरे पर अप्रसन्नता देखकर बोला, मैं इतने दिन आया नहीं, शायद इसलिए नाराज हो रहे हैं। हंसी में योग देने की कोशिश करते हुए हारान बाबू ने कहा, नाराजगी की बात तो है ही, लेकिन आज जरा असमय में आए हैं। सुचरिता के साथ मेरी कुछ खास बात हो रही थी। हड़बड़ाकर विनय उठ खड़ा हुआ। बोला, यही देखिए ना, मेरे कब आने से असमय आना नहीं होगा, मैं यही आज तक नहीं समझ सका, इसलिए कभी आने का साहस ही नहीं होता। यह कहकर विनय बाहर जाने को मुड़ा। सुचरिता ने कहा, विनय बाबू जाइए नहीं, हमारी जो बात थी खत्म हो गई है, आप बैठिए। विनय समझ गया कि उसके आने से सुचरिता को एक विशेष संकट से छुटकारा मिल गया है। वह खुश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मुझे प्रश्रय देने में किसी तरह विमुख नहीं रह सकता। मुझे बैठने को कहने पर मैं जरूर बैठूंगा, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए दीदी से यही मेरा निवेदन है कि ऐसी बात मुझे सोच समझ कर ही कहे, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुछ कहे बिना हारान बाबू आंधी से पहले के सन्नाटे जैसे स्तब्ध बैठे रहे। उनका मन मानो कह रहा था, अच्छी बात है, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ, मुझे जो कहना है पूरा कहकर ही उठूंगा। द्वार के बाहर से ही विनय का कंठ स्वर सुनकर ललिता के हृदय में जैसे खलबली मच गई थी। वह अपना सहज स्वाभाविक भाव बनाए रखने की बड़ी कोशिश कर रही थी, किंतु सफल नहीं हो रही थी। विनय जब कमरे में आ गया तब ललिता परिचित बंधु की तरह सहज भाव से कोई बात उससे ना कह सकी। वह किधर देखे, अपने हाथों से क्या करे, यही मानो एक समस्या हो गई थी। एक बार उसने उठकर चलने की कोशिश की, किंतु सुचरिता ने किसी तरह उसका पल्ला ना छोड़ा। विनय ने भी जो कुछ बातचीत की, सुचरिता से ही ललिता से कोई बात चलाना आज उसे जैसे वाक्पटु व्यक्ति के लिए भी मुश्किल हो उठा। इसी कारण मानो वह दुगने जोर से सुचरिता के साथ बातचीत करने लगा। बातों का क्रम उसने कहीं टूटने ना दिया। ललिता और विनय का यह नया संकोच हारान बाबू से छिपा ना रहा। जो ललिता आजकल उनके प्रति इतनी प्रगल्भ हो उठी है, वही आज विनय के सामने इतनी सकुचा रही है, यह देखकर मन ही मन वे जल उठे। ब्रह्म समाज के बाहर के लोगों से लड़कियों को मिलने की खुली छूट देकर अपने परिवार को परेश बाबू जैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, यह सोचकर उनकी घृणा परेश बाबू के प्रति और भड़क उठी और अभिशाप से यह कामना मन में जाग उठी कि एक दिन परेश बाबू को इसके लिए विशेष पश्चाताप करना पड़े। ऐसी ही बहुत देर तक मौन रहने पर यह बात स्पष्ट हो आई कि हारान बाबू टलने वाले नहीं हैं। तब सुचरिता ने विनय से कहा, मौसी से आप बहुत दिन से नहीं मिले हैं, वे बार बार आपके बारे में पूछती रहती है, एक बार उनसे नहीं मिलेंगे? कुर्सी छोड़कर खड़े होते हुए विनय ने कहा, मौसी की बात मुझे याद नहीं है, ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर ना लगाइए। जब सुचरिता विनय को अपनी मौसी के पास ले गई तब ललिता ने कहा, पानू बाबू, मैं समझती हूँ मुझसे तो आपको कोई खास काम होगा नहीं। हारान बाबू ने कहा, नहीं, लेकिन जान पड़ता है और कहीं तुम्हें कुछ खास काम है, तुम जा सकती हो। ललिता यह इशारा समझ गई। तत्काल की उद्दंड भाव से सिर उठाकर इशारे को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा, आज विनय बाबू बहुत दिन बाद आए हैं, उनसे बातें करने जा रही हूँ, तब तक आप यदि अपना ही लिखा हुआ पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन नहीं, वह अखबार तो देखती हूँ कि दीदी ने काट कूट कर फेंक दिया है। दूसरे का कुछ लिखा हुआ आप कह सकते हो, ये चीज़ें देख कर सकते हैं। यह कहकर कोने की मेज से संभाल कर रखी हुई गोरा की रचनाएं हारान बाबू के सामने रखती हुई वह तेजी से बाहर निकल गई। हरि मोहिनी विनय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, केवल इसलिए नहीं कि इस प्रियदर्शी युवक के प्रति उन्हें स्नेह था, बल्कि इसलिए भी कि इस घर में जो भी लोग हरि मोहिनी के पास आए हैं, सभी उन्हें मानो किसी दूसरी ही श्रेणी के प्राणी की तरह देखते रहे हो। वे सभी कलकत्ता के लोग रहे हैं, अंग्रेजी और बांग्ला की लिखाई पढ़ाई में प्रायः सभी उनसे श्रेष्ठ। उनकी दूरी और अवज्ञा के आघात से वे सदा संकुचित होती रही है। विनय में मानो उन्हें इससे आश्रय मिल गया हो। विनय भी कलकत्ता का ही है और हरि मोहिनी ने सुन रखा है कि पढ़ने में वह किसी से कम नहीं है। फिर भी उनके प्रति विनय अश्रद्धा नहीं रखता, बल्कि अपनापन रखता है। इससे उसके आत्मसम्मान को एक सहारा मिला, इसलिए विनय थोड़े से परिचय से ही उनके लिए आत्मीय सा हो गया है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि विनय उनका कवच बनकर दूसरों की उद्दंडता से उनकी रक्षा करेगा। वे इस घर में मानो सभी की आंखों में बहुत अधिक खटकती रही थी और विनय उन्हें ऊँट देकर बचाए रखेगा।
हरि मोहिनी के पास विनय के जाने के तुरंत बाद ललिता वहां कभी ना जाती, लेकिन आज वह हारान बाबू के विद्रूप की चोट से सारा संकोच छोड़कर मानो हठपूर्वक ऊपर से कमरे में गई। केवल गई ही नहीं, जाते ही उसने विनय के साथ बातचीत की झड़ी लगा दी। उनकी महफिल खूब जम गई, यहाँ तक कि उनकी हंसी का स्वर बीच बीच में निचले कमरे में अकेले बैठे हुए हारान बाबू के कानों से होता हुआ उनके मर्म स्थल को बेंधने लगा। अधिक देर तक वे अकेले ना बैठ सके और वरदा सुंदरी से बातचीत करके अपना गुस्सा प्रकट करने की चेष्टा करने लगे। वरदा सुंदरी ने जब सुना कि सुचरिता ने हारान बाबू के साथ विवाह के बारे में अपनी असहमति प्रकट की है, तो यह सुनकर उनके लिए धैर्य रख पाना असंभव हो गया। बोली, पानू बाबू, भल मनसाहत दिखाने से यही नहीं चलेगा। जब वह बार बार सम्मति दे चुकी है और पूरा ब्रह्म समाज जब इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, तब आज उसके सिर हिला देने से ही यह सब बदल जाए, ऐसा होने से नहीं चलेगा। आप किसी तरह अपना अधिकार ना छोड़े, मैं कह देती हूँ, देखूं वह क्या कर लेगी। हारान बाबू को इस मामले में बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही काठ की तरह अकड़कर बैठे हुए सिर उठाए मन ही मन कह रहे थे, सिद्धांततः अपना दावा छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सुचरिता का त्याग मेरे जीवन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म समाज का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। हरि मोहिनी के साथ आत्मीयता पक्की करने के लिए विनय कुछ खाने की हट लगाए बैठा था। हरि मोहिनी ने हड़बड़ाकर एक छोटी थाली में थोड़े से भिगोए हुए चने, छेना, मक्खन, थोड़ी सी चीनी और एक केला और कांसे के कटोरे में थोड़ा दूध लाकर विनय के सामने रख दिया। विनय ने हंसकर कहा, मैंने तो सोचा था बेवक्त भूख की बात कहकर मौसी को मुश्किल में डालूंगा, लेकिन मैं ही पकड़ा गया। यह कहकर विनय ने बड़े आडंबर के साथ खाना शुरू किया ही था कि उसी समय वरदा सुंदरी आ पहुंची। अपनी थाली पर भरसक झुककर विनय ने नमस्कार करते हुए कहा, मैं तो बहुत देर से नीचे था, आपसे भेंट नहीं हुई। वरदा सुंदरी ने उसे कोई जवाब न देकर सुचरिता की ओर लच्छे करके कहा, यह तो यहाँ बैठी है, मैं पहले ही समझ गई थी कि यहाँ मजलिस जमी है, मज़े हो रहे हैं। उधर बेचारे हारान बाबू सवेरे से इनका रास्ता देखते हुए बैठे हैं, जैसे वे इनके बगीचे के माली हो। बचपन से सबको पाल पोस कर बड़ा किया, उनमें से तो किसी को ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा। आजकल ना जाने यह सब कहाँ से सीख रही हैं। हमारे परिवार में जो कभी ना हो सकता था, आजकल वही सब शुरू हो गया है। समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे। इतने दिनों से इतनी मेहनत से जो कुछ सिखाया था, 2 दिन में सब चौपट कर दिया। कैसा अंधेर है। हड़बड़ाकर हरि मोहिनी ने उठते हुए सुचरिता से कहा, नीचे कोई बैठे हैं, मुझे तो मालूम नहीं था, यह तो बड़ी भूल हो गई। बेटी तुम जाओ, जल्दी जाओ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। हरि मोहिनी का बिल्कुल अपराध नहीं है, ललिता यह कहने के लिए उसी क्षण तैयार हो गई, लेकिन सुचरिता ने छिपे छिपे उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाते हुए उसे चुप करा दिया और कोई जवाब दिए बिना नीचे चली गई। यह पहले ही बताया जा चुका है कि वरदा सुंदरी का स्नेह विनय ने अपनी ओर कर लिया था। उनके परिवार के प्रभाव में आकर आगे चलकर विनय ब्रह्म समाज में प्रवेश करेगा, इसमें वरदा सुंदरी को शक नहीं था। वह विनय को मानो अपने हाथों से गढ़कर बना रही है, इसका गर्व भी उन्हें था। वह गर्व उन्होंने अपने किसी बंधु के सामने प्रकट भी किया था। आज उसी विनय को दुश्मन के शिविर में प्रतिष्ठित देखकर उसके मन में जलन हुई और अपनी ही लड़की ललिता को विनय के फिर से पतन में सहायता करते देखकर उनके भीतर की ज्वाला और भी भड़क उठी। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, ललिता, यहाँ क्या तुम्हारा कोई काम है? ललिता ने कहा, हाँ, विनय बाबू आए हैं इसलिए। वरदा सुंदरी ने कहा, जिनके पास विनय बाबू आए हैं वही उनकी खातिर करेंगी, तुम नीचे चलो, काम है। मन ही मन ललिता ने तय किया कि हारान बाबू ने जरूर विनय और उसका नाम लेकर माँ से कुछ ऐसी बात कही है जिसे कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस अनुमान से उनका मन अत्यंत सख्त पड़ गया और उसने अनावश्यक ढिठाई से कहा, विनय बाबू बहुत दिनों के बाद आए हैं, उनसे 2-4 बातें कर लूँ फिर आती हूँ। वरदा सुंदरी ललिता के बात कहने के ढंग से यह समझ गई कि जबरदस्ती नहीं चलेगी। कहीं हरि मोहिनी के सामने ही उनकी हार ना हो जाए, इस भय से कुछ और कहे बिना और विनय से कोई बात किए बिना वे चली गई। विनय के साथ बातें करने का उत्साह माँ के सामने तो ललिता ने प्रकट किया, किंतु वरदा सुंदरी के जाते ही उस उत्साह का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तीनों जने कुछ कुंठित से हो गए। ललिता थोड़ी देर बाद ही उठकर चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया।
हरि मोहिनी की इस अवस्था इस घर में कैसी हो गई है यह विनय अच्छी तरह समझ गया। बातों ही बातों में हरि मोहिनी का पिछला सारा इतिहास भी उसने जान लिया। सारी बात सुनकर हरि मोहिनी ने कहा, बेटा मुझ जैसी अनाथिनी के लिए दुनिया में रहना ही ठीक नहीं है। किसी तीर्थ में जाकर देव सेवा में मन लगा सकती तो वही मेरे लिए अच्छा होता। मेरी जो थोड़ी बहुत पूंजी बची है उससे कुछ दिन चल जाता, उसके बाद भी बची रहती तो किसी घर का चौका बासन करके भी किसी तरह दिन कट जाते। काशी में देख आई हूँ, इसी तरह बहुतों का जीवन कट जाता है, लेकिन मैं पापिनी हूँ इसलिए वैसा नहीं कर सकी। जब अकेली होती हूँ तो मेरे दुख मुझे घेर लेते हैं। देवता ठाकुर को भी मेरे पास नहीं आने देते। डरती हूँ कि कहीं पागल ना हो जाऊँ। डूबते हुए को तिनके का जैसे सहारा होता है, मेरे लिए राधा रानी और सतीश भी वैसे हो गए हैं। उन्हें छोड़ने की बात सोचते ही मुँह प्राण को आ जाते हैं, इसलिए दिन रात मुझे डर रहता है कि उन्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो सब खोकर फिर कुछ एक दिनों में इनकी ममता उनमें क्यों हो जाती है। तुमसे कहने में कोई संकोच नहीं है। जब से इन दोनों को पाया है तब से ठाकुर की पूजा पूरे मन से कर सकी हूँ। ये चले गए तो मेरे ठाकुर भी निरे पत्थर हो जाएंगे। यह कहते कहते हरि मोहिनी ने आंचल से आंसू पोंछ लिए।